दोस्तों, भारत में 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कि पीएम बनने के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 3, नीलम संजीव रेड्डी जी। भारतीय राजनीतिक इतिहास का वो दौर जब दिल्ली के गलियारों में सह और मात का ऐसा खेल चल रहा था जिसे देखकर आज के चाणक्य भी पानी मांगने लगे। इस खेल के सबसे बड़े मोहरे और खिलाड़ी दोनों ही थे नीलम संजीव रेड्डी जी। बात साल 1969 की है। देश में कांग्रेस का राज था, लेकिन पार्टी के अंदर एक ऐसा गुट था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। ये वो बूढ़े और गाढ़ नेता थे जो खुद को किंग मेकर समझते थे। नीलम संजीव रेड्डी जी इसी सिंडिकेट के सबसे लाडले और कद्दावर नेता थे। इनका रुतबा ऐसा था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर तक की कुर्सियां इनके नीचे रहती थीं। सिंडिकेट के इन बुजुर्गों को लगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी इंदिरा गांधी जी तो अभी राजनीति में नौसिखियां हैं, गूंगी गुड़ियां हैं। उन्हें जैसे उंगलियों पर नचाएंगे और वो नाचेंगे भी। लेकिन बॉस, उन्हें क्या पता था कि जैसे वो गूंगी गुड़िया समझ रहे थे, वो राजनीति की वो उस्ताद निकली जो एक ही चाल में पूरी बिसात पलट देंगी। सिंडिकेट का प्लान एकदम सीधा और सिंपल था। उन्होंने सोचा कि नीलम संजीव रेड्डी जी को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए। अब आप सोचेंगे कि बनना तो प्रधानमंत्री था, तो राष्ट्रपति क्यों? तो गुरु, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। प्लान यह था कि नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति भवन में बैठेंगे और वहां से इंदिरा गांधी जी के पर कतरेंगे। मौका मिलते ही इंदिरा जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेदखल किया जाएगा और नीलम संजीव रेड्डी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति की कुर्सी तो बस एक पड़ाव थी, असली मंजिल तो प्रधानमंत्री का बंगला ही था। नीलम संजीव रेड्डी जी ने भी अपनी शेरवानी पर स्त्री चलवा ली थी। मिठाई के डिब्बे वो खो चुके थे और सिंडिकेट के नेता अपनी जीत के जश्न की तैयारी कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि हाथ को आया पर मुँह न लगा। नीलम संजीव रेड्डी जी के साथ यही हुआ। इंदिरा गांधी जी ने देखा कि उनकी ही पार्टी के लोग उनके पीछे छुरा घोंपने की तैयारी में हैं, तो उन्होंने वो किया जिसके किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। इंदिरा जी ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी जी के खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी जी को मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से कहा कि अपनी पार्टी के व्हिप को छोड़ो और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दो। अब राजनीति में अंतरात्मा की आवाज़ का मतलब तो आप समझते ही हैं। नतीजा यह हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी जी बना बनाया चुनाव हार गए। इतिहास में यह एक लौता ऐसा मौका था जब सत्ताधारी पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव हार गया। नीलम संजीव रेड्डी जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो छोड़िए, राष्ट्रपति बनने का पहला चांस भी हवा हो गया। बेचारे सिंडिकेट वाले बंगले झांकते रह गए और नीलम संजीव रेड्डी जी के अरमानों पर ऐसा पानी फिरा कि उन्होंने गुस्से में राजनीति से संन्यासी ले लिया और अपने गांव जाकर खेती करने लगे। हालांकि किस्मत का खेल देखिए, साल 1977 में जब पासा पलटा और जनता पार्टी की सरकार आई, तब यही नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध देश के 6ठे राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन प्रधानमंत्री की वो कुर्सी जिसकी दौड़ में वो सबसे आगे थे, वो इनसे हमेशा के लिए दूर हो गई। इसे कहते हैं कि किस्मत की डोरी जब टूटती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। नंबर 2, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिनके सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी थाली में परोस कर रखी गई थी, लेकिन उन्होंने इस कुर्सी को ऐसे ठुकरा दिया जैसे कोई डाइट पर रहने वाला इंसान मीठे को मना कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। आज के दौर में जहाँ नेता एक अदद विधायक या संसद के टिकट के लिए अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा और कभी कभी तो अपनी ईमान तक को बेचने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं शंकर दयाल शर्मा जी ने देश के सबसे शक्तिशाली पद को यह कहकर मना कर दिया कि बॉस, मेरी उम्र हो गई है और मेरी सेहत इस भारी भरकम काम की इजाज़त नहीं देती। यह वाक़या है साल 1991 का, जब पूरा देश एक भयंकर राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। आम चुनाव चल रहे थे और इसी बीच एक बेहद दुखद घटना घटी। प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी जी की अचानक हुई मौत से कांग्रेस पार्टी में ऐसा हड़कंप मचा कि जैसे बिना दूल्हे की बारात खड़ी हो गई हो। पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी देश के उपराष्ट्रपति थे और उनकी छवि एक बेहद विद्वान, ईमानदार और बेदाग नेता की थी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिन्हें सोनिया गांधी का बर्दाश्त प्राप्त था, भागे भागे शंकर दयाल शर्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने शर्मा जी से हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, पार्टी और देश दोनों डूब रहे हैं, आप ही इसे डूबती किश्ती के
खेबनहार बनिए और प्रधानमंत्री का पद संभाल लीजिए। कांग्रेस के चाणक्य मानकर चल रहे थे कि शर्मा जी तुरंत हाँ कह देंगे, क्योंकि भला कौन बेवकूफ़ होगा जो प्रधानमंत्री बनने से मना करेगा। लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी तो अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं की बात सुनी, मुस्कुराए और बड़े ही शांत भाव से कहा कि मेरी उम्र अब 73 साल हो चुकी है। प्रधानमंत्री का पद बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मांगता है। इस उम्र में और मेरी इस सेहत के साथ मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। आप लोग किसी युवा या ज़्यादा ऊर्जावान नेता को ढूंढिए। कांग्रेसी नेताओं के तो जैसे तोते उड़ गए। वो सोच रहे थे कि यहाँ लोग एक अदद मंत्री पद के लिए 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली नौटंकी कहते हैं, और यह इंसान सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी को बाय बाय कह रहा है। शर्मा जी के इस इनकार के बाद कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बना दिया, जिन्होंने बाद में देश की आर्थिक तकदीर ही बदल दी। वैसे शर्मा जी की किस्मत में देश का शीर्ष पद तो लिखा ही था। प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराने के ठीक 1 साल बाद यानी 1992 में वे भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। लेकिन उनकी यह कहानी आज भी भारतीय राजनीति में एक मिसाल है कि जब सत्ता खुद चलकर पैर छूने आए तब भी पैर पीछे खींच लेने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए होता है। नंबर 1 प्रणब मुखर्जी जी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो नाम है उन्हें भारतीय राजनीति का द इटर्नल प्राइम मिनिस्टर हु नेवर वॉच, यानी वो प्रधानमंत्री जो हमेशा रेस में रहा लेकिन कभी फिनिश लाइन पार नहीं कर पाया, कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी की, जिन्हें प्यार से सब प्रणब दा कहते थे। प्रणब दा कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े एनसाइक्लोपीडिया थे। सरकार कैसे चलानी है, बजट कैसे पास कराना है, रूठे हुए सहयोगियों को कैसे मनाना है, इन सब कामों में प्रणब बाबू का कोई सानी नहीं था। वो इतने सीनियर थे कि जब मनमोहन सिंह जी रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे तब प्रणब दा देश के वित्त मंत्री थे। लेकिन राजनीति की बिसात पर कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। प्रणब दा के साथ एक नहीं बल्कि दो बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके बिल्कुल करीब आकर निकल गई। पहला मौका आया था साल 1984 में, जब इंदिरा गांधी जी की असमय हत्या कर दी गई थी। उस समय प्रणब मुखर्जी जी इंदिरा जी की कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। जब यह दुखद खबर आई तब प्रणब दा और राजीव गांधी जी एक ही फ्लाइट से पश्चिम बंगाल से दिल्ली लौट रहे थे। कहा जाता है कि फ्लाइट के अंदर जब यह चर्चा हुई कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो प्रणब दा ने बड़ी ही ईमानदारी और वरिष्ठता के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कैबिनेट में जो नंबर 2 होता है वही स्वाभाविक रूप से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है। बस गुरु, यही बात राजीव गांधी जी के करीबियों को खटक गई। उन्हें लगा कि प्रणब बाबू तो अभी से अपनी गोटियां सेट करने लगे हैं। दिल्ली उतरते ही हवा का रुख बदल गया। राजीव जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया और प्रणब दा को धीरे से दूध की मक्खी की तरह कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें कुछ समय के लिए पार्टी से भी निकाल दिया गया। हालांकि बाद में उनकी वापसी हुई। दूसरा मौका आया पूरे 20 साल बाद, यानी साल 2004 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर चुकी थी और यूपीए को बहुमत मिला था। सोनिया गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने का पूरा स्टेज सेट था, लेकिन आखिरी वक्त पर सोनिया जी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री बनने से साफ मना कर दिया। अब एक बार फिर पूरी कांग्रेस में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, प्रणब मुखर्जी जी। वो सबसे अनुभवी थे, गठबंधन की राजनीति के उस्ताद थे और पार्टी के संकट मोचक थे। खुद प्रणब दा को भी लगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, 1984 का उधार 2004 में चुकता हो जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो वफादार हो, शांत हो और जो गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती ना दे सके। प्रणब दा का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाना नामुमकिन था। इसलिए सोनिया जी ने सबको चौंकाते हुए मनमोहन सिंह जी के नाम पर मुहर लगा दी। प्रणब दा एक बार फिर देखते रह गए। जो इंसान मनमोहन सिंह जी का कभी बॉस हुआ करता था, अब वो उनका जूनियर बनकर कैबिनेट में बैठ रहा था। हालांकि प्रणब बाबू ने अपनी वफादारी निभाई और साल 2012 में वे देश के 13वें राष्ट्रपति बने। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में यह मलाल हमेशा रहा कि वो देश के सबसे योग्य प्रधानमंत्री साबित हो सकते थे, मगर राजनीति के शतरंज ने उन्हें हमेशा राजा बनने से रोककर वजीर ही बनाए रखा।